नमस्कार। बिहार के राजनीति के घटनाक्रम पर अगर ध्यान दें तो लगता है कि कयासों का बाजार गर्म है। संजय राउत जो शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेता हैं, उनका दावा है कि 10 जदयू के सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं और बहुत बड़ा खेला हो सकता है बिहार में। अ, निश्चित रूप से जो 1 साल से भी कम समय का चुनाव बचा है बिहार विधानसभा का, और बीजेपी एक बड़ी पार्टी है एनडीए की बिहार में, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 2020 के चुनाव में के बाद बनाया था, और अब कयास लगाए जा रहे हैं कि महाराष्ट्र मॉडल पर भारतीय जनता पार्टी समीकरण बदलना चाहेगी बिहार की राजनीति में। क्योंकि अमित शाह गृह मंत्री ने नागपुर में एक स्टेटमेंट दिया था कि बिहार में जो एनडीए का मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, उसको भारतीय जनता पार्टी का संसदीय दल तय करेगा। उसके बाद राजनीतिक गलियारों में कयासों के बाजार गर्म हो गए और काफ़ी ज़्यादा संभावनाओं के बारे में, विकल्प के बारे में राजनीतिक जानकार जो हैं, वो अपनी दावेदारी ठोकने लग गए, और ऐसा मालूम चलता है कि नीतीश कुमार जो दिल्ली आए थे और मनमोहन सिंह के देहांत के बाद उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित किया उनके पार्थिव शरीर पर। लेकिन ना तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले, ना गृह मंत्री अमित शाह से मिले, और वापस जब पटना गए तो मालूम चला कि वहाँ एक नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान आ गए। जबकि ये परंपरा है कि जब भी कोई राज्यपाल आते हैं तब मुख्यमंत्री को मालूम होता है और उनकी वो स्वागत करते हैं। तो ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार को नए राज्यपाल आने का भी खबर नहीं था। अगर ये मालूम नहीं था तो क्या भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार से आखिरकार पाला छुड़ाने का कोई प्रबंध कर रहा है? बीपीएससी की जिस तरह से परीक्षा के बारे में प्रोटेस्ट हो रहा है, गर्दनीबाग पटना में छात्र 16 दिन से आंदोलित हैं, ठंड में बैठे हुए हैं, प्रशांत किशोर गांधी मैदान में आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी रेल रोको इस तरह से कार्यक्रम कर करके आंदोलित हैं, और ऐसे में लगता है कि नीतीश कुमार को चारों तरफ से घेराबंदी किया जा रहा है। और नीतीश कुमार है जो कि कुछ बोल नहीं रहे हैं। 3 बार लाठीचार्ज हो चुका है छात्रों के ऊपर में। एक री एग्जामिनेशन भी किया है। एक सेंटर पे 18,000 छात्र उसमें अपीयर हुए हैं। छात्रों का दावा है कि एग्जाम बहुत ही सलीके से निपट गया, एग्जाम भी सही था, लेकिन जो आंदोलित छात्र हैं वो अभी भी तुले हुए हैं कि 7 तारीख के बाद जब कोर्ट खुलेगा पटना में, तब कोर्ट लेकर के जाएंगे बीपीएससी को, और सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रहे हैं। स्केलिंग और नॉर्मलाइजेशन जैसी बातें कर रहे हैं कि इनके बारे में बीपीएससी ने कोई अपने नोटिफिकेशन में कहा नहीं था, लेकिन उन चीज़ों को लागू कर रहे हैं, स्केलिंग कर रहे हैं, जिसका कि प्रावधान नहीं था। तो ऐसे में आंदोलन जो छात्रों का है वो मानने वाले नहीं हैं, और हाई कोर्ट की तरफ वो रुख करने का सोच रहे हैं। और ऐसे में ये आ रहा है खबर संजय राउत के द्वारा दावा कि 10 जदयू के सांसद जो हैं भाजपा के संपर्क में हैं। अगर भाजपा की सबसे बड़ी कमजोरी आज के तारीख में है तो वो है लोकसभा में सांसदों का स्ट्रेंथ। और ये भी जब लोकसभा का जब निर्णय आया था और जब ये देखा गया था कि भारतीय जनता पार्टी की अपनी मेजॉरिटी वो खत्म हो गई लोकसभा में, पहली बार 2 बार लोकसभा चुनाव में उनकी अपनी खुद की बहुमत थी, और तीसरी बार जो है उनकी बहुमत नहीं रही, और कहीं न कहीं नीतीश कुमार की जदयू और अ, तेलुगु देशम पार्टी के ऊपर निर्भर है नरेंद्र मोदी की सरकार सेंटर में। ऐसे में ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी निश्चित रूप से प्रयास करेगी कि लोकसभा में इनका अपना बहुमत का जादुई आंकड़ा जो है वो पहुंच जाए, और वो जादुई आंकड़ा पहुंचने के लिए भारतीय जनता पार्टी को 10, 12, 20 नहीं, बहुत ज़्यादा सीटें चाहिए होंगी। तो कम से कम ये मान के चलें कि कम से कम 30 सीटें चाहिए होंगी बीजेपी को, तभी वो जादुई आंकड़ा पहुंच सकते हैं। और जनता दल यूनाइटेड के पास जो सीटें हैं वो 10, अगर ये जो संजय राउत दावा कर रहे हैं 10 के 10 आ जाते हैं,
तो भी कोई फ़ायदा बीजेपी को होगा नहीं, तब भी ये टीडीपी के ऊपर निर्भर करेंगे और ऐसे में जो अलायंस पार्टनर हैं, उनके ऊपर खतरे की घंटी बज जाएगी और जो भी इनके अलायंस पार्टनर्स हैं, वो उनके उनके मन में काफ़ी ज़्यादा संशय आ जाएगा भारतीय जनता पार्टी के प्रति। तो ऐसे में जो दावा संजय राउत कर रहे हैं, वो तर्कसंगत तो नहीं लगता है, लेकिन राजनीति में कुछ भी संभव है। किसी भी संभावना से इनकार कभी भी किया नहीं जा सकता है और बिहार की जो राजनीति है वो अभी अक्टूबर के अगले इस साल अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होना है। महज 10 महीने से कम का समय रह गया है और भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि जो 2020 का जो चुनाव समीकरण था सीट एडजस्टमेंट का 122 जदयू और 121 में बीजेपी और अन्य सहयोगी दल, ये समीकरण बदले। इस समीकरण को बदलने के लिए बीजेपी नीतीश कुमार के ऊपर दबाव डालेगी और वो दबाव कैसे डालेगी वो आने वाला समय बताएगा। जदयू का ये कहना है कि जो बीजेपी के साथ की जो सहयोगी पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी हो गया, चिराग पासवान का, मुकेश सहनी की पार्टी हो गई या मांझी की पार्टी हो गई, ये सभी पार्टी बीजेपी अपने खाते से एडजस्टमेंट करे। यानी कि बीजेपी अपनी तरफ से जो 121 सीटें दिया था 2020 में, उनमें से ही सीटें इनको बाँटे। ये भारतीय जनता पार्टी को इस बार 2025 में तो मंजूर होगी नहीं और लगता भी नहीं है और कमर कस लिया है बीजेपी के नेताओं ने। ऐसा अंदेशा है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि बीजेपी जो है मजबूर करेगी जदयू को कि दोनों ही पार्टियों की तरफ से सीटें दी जाएँ सहयोगी दलों को। अब भले ही दोनों पार्टियाँ बराबर-बराबर सीटों पे चुनाव लड़ लें, लेकिन सहयोगी दल को जो सीट दिया जाएगा करीबन मान के चलें कि 20 सीटें 20 से 30 सीटें तो दी ही जाएँगी, तो वो स बीजेपी के खाते से ना जाकर के दोनों से बराबर की खाते से जाएँ। तो ऐसे में सूरजकुंड में भारतीय जनता पार्टी का जो बिहार का कोर ग्रुप था, उसकी भी मीटिंग हुई थी और उसके बाद जनता दल यूनाइटेड के जो अध्यक्ष हैं संजय झा और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, दोनों ने मिलकर के दिल्ली में प्रेस वार्ता भी किया था। उस प्रेस वार्ता में कहा भी था कि नीतीश कुमार ही बिहार चुनाव में एनडीए का चेहरा रहेंगे और इसमें कोई डाउट नहीं है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन ये भी जानते हैं कि राजीव रंजन सिंह, जो केंद्रीय मंत्री हैं ललन सिंह, उनका भारतीय जनता पार्टी से किस तरह का रिश्ता है वो उनको जदयू के अध्यक्ष पद से हटाया गया था। नीतीश कुमार खुद अध्यक्ष बन गए थे लोकसभा चुनाव से पहले, जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ दोबारा अपोज़िशन का इंडिया ब्लॉक छोड़ कर के जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का हाथ पकड़ लिया था। ऐसे में जो नीतीश कुमार का आने-जाने का जो रुख लगा रहता है बराबर का, वो फिर से राजनीतिक गलियारे में गर्मी लेकर के आ रहा है और संजय राउत क के जो स्टेटमेंट्स होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा आउटलैंडिश अंग्रेजी की भाषा से अगर हम शब्द का प्रयोग करें, तो बहुत बड़बोलेपन होते हैं, उनके दावे जो हैं बहुत बड़े होते हैं और कभी-कभी वो दावे दावे ही रह जाते हैं, हकीकत में बदलते नहीं। तो आने वाले हम समय में देखेंगे कि क्या बीजेपी वाक़ई जदयू को तोड़ेगी? क्या बीजेपी को जदयू को तोड़ने से कोई फ़ायदा है क्या? बीजेपी के अगर 10 जदयू के 10 सांसद अगर बीजेपी के संपर्क में हैं और संसदीय पार्टी जदयू का बीजेपी तोड़ती है, तो क्या बीजेपी विधायक जो पार्टी जदयू का है उसे भी तोड़ पाएगी? ये देखना होगा क्योंकि बीजेपी का जो सोशल बेस है बिहार की राजनीति में, वो जदयू से पूरा अलग है। जदयू के पास एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट, अदर बैकवर्ड कास्ट के सपोर्ट्स हैं, महादलित का भी सपोर्ट है और बीजेपी के पास अमूमन अपर कास्ट के वोट बेस का सपोर्ट है बिहार की राजनीति में। इसलिए कहते हैं कि दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं क्योंकि इनके पास बीजेपी के पास अपर कास्ट का वोट बेस है और जदयू के पास एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट और अदर बैकवर्ड कास्ट और महादलित का सपोर्ट बेस है। साथ ही साथ महिलाओं का सपोर्ट नीतीश कुमार के साथ बहुत समय से बना हुआ है क्योंकि महिलाओं के कल्याण के कार्यक्रम नीतीश कुमार ने कई वर्षों से अपने कार्यकाल में चलाया हुआ है और महिलाएं वोट्स काफ़ी ज़्यादा करती हैं बिहार के चुनाव में। तो ऐसे में बिहार की राजनीति में बीजेपी बना-बनाया संतुलन क्यों बिगाड़ना चाहेगी, इसके ऊपर भी एक बड़ा सवाल है और ऐसा लगता नहीं है, तर्कसंगत लगता नहीं है कि बीजेपी इस वक़्त एक इस तरह का एक बड़ा खेल बिहार में करने की कोशिश करेगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट आप हमें लिख कर के बताएँ और
वीडियो का लिंक अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।